नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल जीएस प्लैनेट पे। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 कल हमने कवर कर लिया था। हमने देखा था कि इस संविधान भाग 1 में क्या क्या चीज़ें थी जो हमें पढ़नी थी। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक का पूरा मैटर था वो कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 संविधान भाग 1 का था, जिसको हम लोगों ने देखा था। एक बार रिवाइज कर लिया जाए। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। और ये जो राज्यों का संघ होगा, इस राज्य में इस संघ में कौन कौन से लोग शामिल होंगे, कौन से क्षेत्र शामिल होंगे? पूरे राज्य आएंगे, सभी यूनियन टेरिटरीज आएंगी, और जो है ऐसे भी क्षेत्र आएंगे जिसे भविष्य में भारत के द्वारा अधिग्रहण किया जाता है। तो ये आर्टिकल 1 था। आर्टिकल 2 क्या था? भारत के अंदर यदि कोई विदेशी ज़मीन यानी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण किया जाता है और उसे राज्य का दर्जा दिया जाता है तो उसे आर्टिकल 2 के तहत किया जा सकता है, यानी नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। और ऐसा कौन कर सकती है? संसद कानून बनाकर, और ऐसी जो भी कानून होगी वो संविधान संशोधन के दायरे में नहीं आएगी। आर्टिकल 3 की बात हमने की थी। आर्टिकल 3 में क्या था? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी कि नए राज्यों का निर्माण, उनकी क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन। किसका? जो पहले से ही कोई राज्य होगा, यानी भारत के सीमा के अंदर ही कोई क्षेत्र जो ऑलरेडी किसी न किसी स्टेट का अंग है, उसे अगर एक नए राज्य के रूप में निर्माण करना है, उसे जो है नए राज्य का दर्जा देना है, तो आर्टिकल 3 के अनुसार ऐसा किया जा सकता है। कौन कर सकता है? संसद। कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। क्लियर है? ये भी कैसे करेगी? विधि द्वारा करेगी, कानून बनाकर कर सकती है। ठीक है। ध्यान देने योग्य बात है कि अनुच्छेद 3 के उद्देश्य के लिए लाया गया विधेयक, यानी नए राज्य का जो भी निर्माण किया जाएगा, या उसके नाम में परिवर्तन होगा, या उसके क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन होगा, इस संबंध में यदि कोई विधेयक या बिल पार्लियामेंट में लाया जाता है तो उसे पार्लियामेंट में प्रस्तुत करने से पहले प्रेसिडेंट की पूर्व कंसेंट यानी प्री कंसेंट आवश्यक है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना ऐसे किसी भी विधेयक को संसद में पेश नहीं किया जा सकता। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे विधेयक हैं जिन्हें संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिक्वायर्स प्री कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर टेबलिंग ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट? ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये था 3। आर्टिकल 4 हमने बात किया था कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के उद्देश्य के लिए लाए गए कोई भी विधेयक जिसके पारित होने के बाद वो कानून बन जाएंगे, तो ऐसा कोई भी कानून संविधान संशोधन के दायरे में नहीं आएगा। क्लियर हो रहा है? समझ में आ गया कि आर्टिकल 2 और 3 के द्वारा क्या किया जाएगा? अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में संशोधन होगा। अनुसूची 1 जिनमें राज्यों का उल्लेख होता है, और अनुसूची 4 जिसमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन होता है। तो जब भी आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के तहत नए राज्य का निर्माण होगा तो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में संशोधन करना पड़ेगा। तो ये जो संशोधन होगा ये आर्टिकल 368 के तहत आने वाले संशोधन से बाहर होंगे, ये आर्टिकल 4 कहता है। तो कल हम लोगों ने एक लेक्चर जो है लेक्चर के बीच में छोड़ दिया था कि आर्टिकल 368 क्या है, या संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है। व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आज हम लोग उसी को देखेंगे। तो आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स द प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। समझ में आया? एग्जाम में पहला प्रश्न यही बनेगा, वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइड्स द प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये एग्जाम में कुछ पूछा जाएगा, तो आर्टिकल 368 आंसर होगा। अब देख लेते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है। पहली चीज आप लोग संविधान संशोधन का मतलब समझिए। संशोधन का मतलब होता है, संशोधन का क्या मतलब होता है? अमेंडमेंट का मतलब होता है परिवर्तन। परिवर्तन मतलब संविधान में अगर हम बात करें, प्रस्तावना है, अनुसूचियां हैं, भाग 22 है, और उसके अंदर 395 अनुच्छेद है। तो ये हमारा पूरा का पूरा संविधान है। चाहे प्रस्तावना में, चाहे अनुसूची में, या संविधान के किसी भी भाग में अगर ज़रा सा भी कोई भी परिवर्तन किया जाता है तो उसे संविधान संशोधन कहा जाता है। अब ये परिवर्तन किस प्रकार का हो सकता है? चाहे कुछ हटाना हो यानी रिपील करना हो आपको, चाहे कुछ जोड़ना हो यानी एडिशन करना हो आपको,
या आपको कोई चीज़ जो है बदलनी है, रिप्लेस करनी हो, तो इसे ही परिवर्तन यानी संशोधन के तौर पर देखा जाएगा। तो जो भी संविधान के अंदर संशोधन होगा उसे ही संविधान संशोधन कहा जाता है। अभी संविधान संशोधन की कितनी प्रक्रिया होती है ये जानना बहुत आवश्यक है। इसमें संशोधन की 3 विधियों को अपनाया गया। भारत में जो संविधान है उस संविधान के अंदर जो भी संशोधन हो सकता है वो 3 प्रकार से हो सकता है। और संविधान में ये संशोधन करने की शक्ति किसको दी गई? केवल और केवल पार्लियामेंट। आपको याद रखना है, विधानसभाओं को कोई पावर नहीं है, राष्ट्रपति अकेले को कोई पावर नहीं है, मंत्रिपरिषद को अकेले कोई पावर नहीं है। केवल और केवल संसद, देश की पार्लियामेंट ही सोवरेन है, संप्रभु है देश के संविधान में किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए। और वो परिवर्तन किस प्रकार कर सकती है? वो परिवर्तन निम्नलिखित 3 तरीके से कर सकती है। पहला, साधारण विधि द्वारा यानी अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी। दूसरा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, और संसद के विशेष बहुमत और राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति से, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड द रेटिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। देखिए, जो ये दूसरा और तीसरा है ये आर्टिकल 368 के अनुसार है। जो पहला है साधारण विधि द्वारा, ये आर्टिकल 368 के अनुसार नहीं है, ये आउट ऑफ 368 है। मतलब जब भी संविधान में साधारण विधि से संशोधन किया जाता है तो साधारण विधि द्वारा यानी कि सिंपल मेजोरिटी के द्वारा जब संशोधन किया जाता है तो वो आर्टिकल 368 में नहीं आता है। आर्टिकल 368 में केवल बी और सी का मेथड आता है। अब इसे समझते हैं कैसे। तो सबसे पहले एक देते हैं कि सिंपल मेजोरिटी के द्वारा जो संविधान संशोधन होता है वो क्या है, यानी कि साधारण विधि द्वारा जो संशोधन किया जाता है वो क्या है। संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद कानून बन जाता है। इसके अंदर राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति मिलने पर निम्नलिखित संशोधन किए जा सकते हैं। पहला, नए राज्यों का निर्माण जैसे करना है, राज्य क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन करना है, संविधान की नागरिकता संबंधी कोई संशोधन करना है, अनुसूचित क्षेत्रों, जनजातियों आदि संबंधित ऐसे ही ये 3-4 विषय जो हमने लिखे ये एग्जाम्पल के तौर पर लिखे हैं। इसके अलावा भी कई ढेर सारे विषय हैं, जैसे राष्ट्रपति की सैलरी भी वृद्धि करनी हो, लोकसभा के स्पीकर की सैलरी में वृद्धि करनी हो, शपथ में बदलाव करना हो, तो ये सारी चीज़ें संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे। ये जो संशोधन है इसे साधारण बहुमत द्वारा पारित करके किया जा सकता है, सिंपल मेजोरिटी के द्वारा पारित करके किया जा सकता है। अब ये सिंपल मेजोरिटी है क्या, ये समझते हैं। देखिए, सिंपल मेजोरिटी का सीधा सीधा मतलब होता है, इसमें 2 चीज़ें ध्यान दीजिएगा। 50% से ज़्यादा, पहली चीज़ क्या, 50% से ज़्यादा, एनीथिंग बियॉन्ड या एनीथिंग एबव 50% इज मेजोरिटी, ये मेजोरिटी है। लेकिन सिंपल मेजोरिटी का है कि जो भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा या विधानसभा हो, जो भी सदन में आए हुए हैं और उनमें जो वोट दे रहे हैं, समझ में आ रहा, प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट कितने हैं और वोटिंग कितने हैं दे, उसमें से वोट में कौन भाग ले रहे हैं, उसको अभी हम एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। अभी के लिए इतना समझिए, सिंपल मेजोरिटी का मतलब है कि सदन में कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 50% से अधिक। जैसे अगर हम मान लेते हैं लोकसभा, एक्सक्यूज मी, जैसे कि हम लोग लोकसभा का एग्जांपल लेते हैं, लोकसभा में कुल कितने मेंबर आ सकते हैं? टोटल 545 अभी इसकी टोटल स्ट्रेंथ है, समझ में आ रहा है, इतने मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं, मतलब ये वर्तमान संख्या है। लेकिन प्रेजेंट कितने हुए हैं, मान लीजिए प्रेजेंट कितने हुए हैं, ओनली 300 आर प्रेजेंट एमंग 545, ठीक। ये जो 300 प्रेजेंट हुए हैं तो मेजोरिटी कितनी मानी जाएगी? और इसमें 300 प्रेजेंट हुए, लेकिन वोटिंग के दौरान कितने आए? ये तो कार्यवाही के दौरान प्रेजेंट थे, वोटिंग के दौरान मान लीजिए 250 प्रेजेंट थे, 50 लोग एब्सटेन कर गए वोट से, मतलब वो वोट में भाग नहीं लेंगे, ना ही मत में, ना तो पक्ष में वोट करेंगे ना ही विपक्ष में। 250 वोट कर रहे हैं। अब 250 अगर वोट कर रहे हैं तो इसका कितना बहुमत आएगा? 50%, कितना? 126। तो 126 जो ये हो जाएगा, ये सिंपल मेजोरिटी कहलाएगी। समझ में आया? तो स्ट्रेंथ जितनी हो उससे कोई मतलब नहीं, प्रेजेंट कितने हैं और उनमें से वोट कितने कर रहे हैं उनका आधा लेना है। समझ में आएगा? प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स, उसका अगर आधा है तो वही सिंपल मेजोरिटी कहलाती है। यानी संसद में, संविधान में कुछ ऐसे विषय हैं जिन्हें सिंपल मेजोरिटी के द्वारा यानी कि साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। पहला ये हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं दूसरा आर्टिकल 368 की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में
विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संशोधन किए जाएंगे। अभी क्या है देखते हैं। यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वह संशोधन संविधान का अंग बन जाता है। न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकारों तथा शक्तियां जैसी कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान के अन्य सभी व्यवस्थाओं में इसी प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जाता है। नहीं समझ में? समझते हैं। देखिए, विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है। जैसे कि अभी हमने बात की कि 545 क्या है, ये लोकसभा की स्ट्रेंथ है। ठीक, प्रेजेंट कितने हुए थे? प्रेजेंट मान लीजिए कितने हुए, 400 प्रेजेंट हुए। क्लियर, 400 प्रेजेंट हुए। वोटिंग के दौरान कितने हैं? वोटिंग के दौरान मान लीजिए कितने हैं, 350। ठीक है, अभी जो 350 इसका 2/3 निकालना है, यानी 66% अगर हमें निकालना है तो कितना हो जाएगा? 300 का 66% हो जाता है कितना, 133। नहीं, 300 का 100 होगा, क्या होगा 100, और 50 का कितना हो जाएगा 117। तो यानी कि 117 मेंबर हर हाल में चाहिए ही चाहिए। नहीं, 217 होगा क्या, 300 का, हाँ ठीक है, 300 का 2/3 होगा 200 और 50 का 17, तो 217 चाहिए 350 में। तो ये स्पेशल मेजोरिटी हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? देखिए 545 क्या था, ये स्ट्रेंथ है। आए कितने, प्रेजेंट कितने हुए 400, उनमें से वोट कितने डाल रहे हैं 350। 350 का 2/3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 217। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि जो 217 नंबर आ रहा है ये कुल सदस्यों के, यानी कि जो कुल सदस्य यानी स्ट्रेंथ है, इसके 50% से कम ना हो। अगर हम 545 की बात करें तो इसका 50% कितना होता है, 273। यानी कि जो भी 2/3 बहुमत आना चाहिए वो 273 से कम ना हो। अगर इससे नीचे होता है तो वो संख्या मान्य नहीं होगी। क्लियर हुआ? यानी 350 भले ही वोट कर रहे हैं, इनमें से अगर 273 पक्ष में वोट करेंगे तभी संशोधन माना जाएगा, अदरवाइज संशोधन नहीं माना जाएगा। अब हम इसे दूसरे एग्जाम्पल समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। 545 स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ है। ठीक, आए कितने 500, कितने आए 500 प्रेजेंट है। क्लियर है? और उनमें से वोट कितने डाल रहे हैं, मान लीजिए 450। कितने वोट डाल रहे हैं 450। अभी 450 का 1/3 कितना होगा, बोलिए कितना होगा? ये हो जाएगा 200, 400 का कितना होगा 300, 350 का हो जाएगा 16। जो भी है रफ फिगर मान लेते हैं, ले लिया हमने 317। कितना लिया, कितना लिया? नहीं, 200 का 66 होता है, 132, 32 दोनों 264, 264 और 17 291 होता है। एक मिनट फिर से देख लेते हैं। 545 रफ फिगर लेते हैं, 545 स्ट्रेंथ है। ठीक है, प्रेजेंट कितने हुए 500। ठीक है, और वो इतने ही वोट भी डाल रहे हैं, मान लीजिए 500 के 500 वोट डाल रहे हैं। क्लियर है? तो 500 का अगर कितना हो जाएगा 2/3, 333 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 333। क्या ये 333 273 से ज़्यादा है? हाँ ज़्यादा है। यानी कि अब कौन सा लिया जाएगा, 333 लिया जाएगा। अगर 2/3 का बहुमत, सदन के 2/3 का बहुमत 273 से नीचे जाएगा तो उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा, तब 273 ही लिया जाएगा। लेकिन अगर 2/3 273 से ज़्यादा जाता है तो वो ज़्यादा वाली संख्या मानी जाएगी। तो ये होता है विशेष बहुमत। अब क्लियर हुआ होगा? आगे और भी एग्जाम्पल से हम समझेंगे। तो समझ में आ गया? यानी यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत यानी 545 का आधा 273 तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3, दोनों में जो ज़्यादा होगा वही मान्य किया जाएगा विशेष बहुमत द्वारा। अब विशेष बहुमत द्वारा जो संशोधन किया जाता है उसमें ढेर सारे विषय हैं। उसमें ढेर सारे विषय हैं, जैसे मौलिक अधिकार में संशोधन करना हो, फंडामेंटल राइट, डीपीएसमी में संशोधन करना हो। ठीक है, आगे हम ये सब जानेंगे। राष्ट्रपति के अधिकार में संशोधन करना हो। ऐसे कुछ ढेर सारे विषय हैं जिन पे जो बहुत ही महत्वपूर्ण एवं जटिल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। अगर उनमें संशोधन करना है तो 2/3 बहुमत चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए। क्योंकि विशेष बहुमत में कि जल्दी सत्ता पक्ष अकेले अपने दम पर नहीं कर पाएगा, उसमें विपक्ष का सहयोग चाहिए। और बाकी साधारण मुद्दे हैं तो कुल का 50% कर लीजिए। समझ में आ रहा है? हाँ। अब तीसरा जो 368 में जो दूसरा वाला है, यानी कि कुल तीसरा जो संविधान संशोधन का प्रक्रिया है कि संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ राज्य विधानमंडलों की भी स्वीकृति आवश्यक है। जैसे, और ये ऐसे कौन से विषय होते हैं? ऐसे विषय जिसमें राज्यों के भी हित जुड़े होते हैं, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन प्रोसेस है, आगे हम लोग पढ़ेंगे 54 में।
अगर उसमें संशोधन करना है तो आपको राज्यों की भी अनुमति चाहिए होगी। संसद का विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए क्या, लोकसभा और राज्यसभा का। उसके बाद राज्य विधानमंडलों की भी स्वीकृति हो, कितने, आधे से अधिक। अभी कुल कितने राज्य हैं, अभी राज्य हैं मान लीजिए कितने राज्य हैं, 28। टोटल कितने राज्य हैं, 28। इसका मोर देन 50% अगर हम लेंगे तो कितना, 15 स्टेट। यानी 15 स्टेट की विधानसभाएं जब तक इसको रेटिफाई नहीं करती हैं तब तक वो संशोधन मान्य नहीं होगा। जैसे कि अगर हम राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो राष्ट्रपति निर्वाचन मान लीजिए 54 आर्टिकल 54 में लिखा है कि ऐसी ऐसी प्रक्रिया से राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, इलेक्शन ऐसे ही कंडक्ट होगा। अब उस इलेक्शन प्रोसेस में हमें संशोधन करना, तो अब सबसे पहले क्या लाएंगे, संसद में, पार्लियामेंट में क्या करेंगे, स्पेशल मेजोरिटी से पारित करेंगे। स्पेशल मेजोरिटी मतलब वही कुल सदन में उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3 जो कि 273 जो कि कुल सदन की बहुमत से कम ना हो। मतलब समझ में आ रहा है, हाँ, जो जैसे लोकसभा की बात करें 273 से कम ना हो 2/3 लेकिन उससे कम ना हो, तो वो स्पेशल मेजोरिटी हो गया। फिर यहाँ से पारित होने के बाद वो राज्य के विधानमंडलों में जाएगा और कितने स्टेट इसको रेटिफाई करें, 15 कम से कम 15 करेंगे तब जाके ये मान्य होगा। समझ में आ गया। यानी कि संशोधन की कितनी प्रक्रिया, एक सिंपल मेजोरिटी द्वारा संसद के, एक स्पेशल मेजोरिटी द्वारा संसद के, एक संसद के स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट। समझ में आ गया। और स्टेट कितने, आधे से अधिक। ऐसे कौन से और विषय हैं, राष्ट्रपति की निर्वाचन, कार्य पद्धति, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, मैंने यूनियन एग्जीक्यूटिव का अगर कुछ पावर में इंक्रीमेंट करना है, राज्यों की कार्य मतलब राज्यों से संबंधित, केंद्र शासित क्षेत्रों से संबंधित, कुल मिला के ये जो विषय लिखे हैं, अगर इन विषयों में सुधार करने हैं, संशोधन करने हैं, तो आपको संसद की विशेष बहुमत और राज्यों के विधानमंडल की भी आवश्यकता पड़ेगी। ये इंग्लिश में लिखा था, ठीक है। अब थोड़ा सा और बढ़िया से इसको एग्जाम्पल फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा फॉन्ट छोटा हो गया है। ये यूपीएससी प्रिपरेशन एक वेबसाइट है, वहाँ से मैंने इसे निकाला है, ठीक है। हाँ, तो ये एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेंगे इसको। टाइप्स ऑफ मेजोरिटी क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे टाइप्स ऑफ मेजोरिटी लिखा है, बहुमत के प्रकार, सिंपल एक एक करके देखते हैं। सिंपल का मतलब क्या आता है, मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50%, जो मैंने आपको बताया था, मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50%। वो भी कौन, प्रेजेंट एंड वोटिंग, यहाँ पर वोटिंग है, प्रेजेंट एंड वोटिंग, उसका 50% से ज़्यादा। अब जैसे कैसे, लोकसभा में 545 हैं, प्रेजेंट कितने हुए, 460, वोट कितने डाले, 440, 20 क्या हो गए, एब्सटेन हो गए। तो जो वोट कर रहा है उसका कितना हुआ, वोट कितना हुआ, उसका मोर देन 50%, यानी 221 क्या हो जाएगा, सिंपल मेजोरिटी। क्लियर हुआ। तो ये सिंपल मेजोरिटी हो गई। स्पेशल मेजोरिटी की बात कर, एक यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी नहीं लिखा है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी लिखा है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी यानी कि पूर्ण बहुमत किसे कहते हैं, मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50%। क्या, टोटल मेंबरशिप, यहाँ पर टोटल, यहाँ पर प्रेजेंट एंड वोटिंग का था, यहाँ पर टोटल मेंबरशिप चाहिए। टोटल मेंबरशिप का मतलब समझ रहे हैं कि लोकसभा में 545 है, टोटल मेजोरिटी कितनी है उसकी, 273 या इससे ज़्यादा। क्लियर है, वही होगा, इससे नीचे नहीं जाएगी। टोटल मेंबरशिप यहाँ कंप्लीट का हाफ चाहिए। क्लियर है, तो इसे एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहते हैं। क्लियर है। हाँ, जब सरकार का गठन करना होता है, समझ में आ रहा है ना, किसी भी राज्य में या संसद में, मतलब देश में, केंद्र में या राज्य में जब भी सरकार का गठन होता है तो लोकसभा का और विधानसभा का पूर्ण बहुमत चाहिए होता है, उसे ही पूर्ण बहुमत कहते हैं। ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी है। इसमें कुल सदन संख्या का हाफ चाहिए, सिंपल में चाहिए, कुल का नहीं चाहिए। कितने आए हैं उनमें से जितने वोट दे रहे हैं उनमें उनका आधा चाहिए। और इफेक्टिव मेजोरिटी, इसको हम लोग पढ़ेंगे जब उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होगा, तब हम आपको इफेक्टिव मेजोरिटी के बारे में बताएंगे। स्पेशल मेजोरिटी के बारे में देख लेते हैं, यहाँ पे डायग्राम नहीं है फिर भी देख लेते हैं। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब चाहिए 50%। एक मिनट, क्या चाहिए, 50% चाहिए। किसका, वो भी बात कर लेते हैं। 50% चाहिए, 50% किसका चाहिए, ठीक, मोर देन 50%, ठीक है। किस, क्लियर है, किसका, जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है, प्रेजेंट एंड वोटिंग उसका, सॉरी, हम 50% नहीं, 2/3% यानी 66%। स्पेशल मेजोरिटी में क्या चाहिए, 66% चाहिए संसद का। प्रेजेंट एंड वोटिंग, जैसे अगर मान लो लोकसभा में कितने हैं, 545, प्रेजेंट कितने हुए, 460, 440 क्या हुए, वोट डालें तो 440 का 2/3 अगर हम निकालेंगे, 2/3 तो 3, कैलकुलेट कर लेते हैं,
तीन एकम तीन, तीन चौक 12, हमारी मैथ थोड़ी सी कमज़ोर है। तीन एकम तीन, तीन चौक 12, फिर आ गया तीन चौक 18, हो गया। तीन सत 21 अगर हम लेते हैं तो 147 के आसपास आ रहा है। कितना? 147 इधर और 147 गुणे 2 हो जाएगा, तो ये 294 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है? 294। ठीक, ये 294 आ रहा है, इसका फिगर आ रहा है 2/3। तो 294 तो आ गया है फिगर। क्या ये 294 273 ज़्यादा है? हाँ बिल्कुल ज़्यादा है, तो इसलिए ये मान्य हो जाएगा। क्लियर है? तो स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है, सबसे पहले क्या निकाला जाएगा? प्रेजेंट एंड वोटिंग का 60%, 66%, और फिर वो मिलाया जाएगा क्या? वो सदन की टोटल मेजोरिटी यानी एब्सोल्यूट मेजोरिटी से कम तो नहीं है। यानी एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब जैसे लोकसभा है तो 273 से कम नहीं, अगर इससे कम होगा तो ये मान्य नहीं होगा, यही मान्य होगा। यही है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। क्लियर है? तो आज हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मेजोरिटी देखी, होपफुली समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ये जब जितनी बार आएगा, देखिए ये स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी और एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ये बार बार आगे लेक्चर्स में आएंगे। मैं इसे रिपीट करता रहूँगा। ये जब तक एग्जाम्पल नहीं होंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। होपफुली आज समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।